Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हमारा जो टॉपिक है that is X-rays. X-rays. आपने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, वो जिसमें 8 रीजन्स थे और उसमें एक रीजन था विजिबल. विजिबल के नीचे क्या थे भला? अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज. इसका मतलब ये जो एक्स रेज की टर्म है, ये जो लफ्ज है, इससे आप पहले आगाह हैं. और ये जो एक्स रेज है, ये अल्ट्रावायलेट उसके नीचे और गैमा रेज से ऊपर है. यानी इनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से कम है, गैमा रेज से ज्यादा है, लेकिन इसकी वेवलेंथ बहुत कम है. शॉर्ट वेवलेंथ वाली ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती है. और कैसे प्रोड्यूस होती है पता है आपको? आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज नहीं पढ़ा था? उसमें एक लिखा नहीं था सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज जब हैवी मेटल एनोड से स्ट्राइक करती हैं तो वहां एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं. ये जो इसकी डेफिनेशन में दो बातें लिखी हुई है ना, ये दोनों बातें बेटा जी, ये दोनों बातें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ. अच्छा, यहां पे बड़ा प्रॉब्लम है. बाद बुक्स कहती हैं जी 0.01, बाद बुक्स कहती है 0.1, बाद बुक्स कहती बात क्या करी 0.1, बात कहती नहीं 0.01, बात कहती नहीं 0.001. लो, किसकी बात माने? सब की बात ही मान लेते हैं. तो ये 0.1 से लेकर 10, मोस्टली ये कहते हैं 10 नैनोमीटर तक, ये इनकी नाम, बल्कि मैं एंगस्ट्रम, सॉरी नैनोमीटर नहीं, 10 एंगस्ट्रम तक ये इनकी वेवलेंथ है. ये आपने नोट करनी. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ्स और प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद हैवी मेटल एनोड. लो, बात खत्म हो गई. ये दोनों बातें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं. अब आगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज कैसे बनी, डिस्कवर कैसे हुई, इसका क्रेडिट 1895 अ जर्मन फिजिसिस्ट, नाम क्या है? नाम है W.C. रॉयंट, ROENT, रॉयंटजेन. ये ही वॉज जर्मन फिजिसिस्ट. 1895 ही वॉज स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी. एक्सीडेंटली ही डिस्कवर द एक्स रेज, इसलिए इसका नाम भी एक्स रेज मीन एक्स अननोन, नाम ही कोई नहीं, बेनाम रेज, एक्स रेज. जैसे वो मैथ में नहीं कहते सपोज एक्स, तो इस तरह सपोज एक्स रेज अननोन. बहरहाल एक्सीडेंटली इस फिजिक्स और इसी रेंटजन को एक्स रेज डिस्कवरी पर 1902 का जो नोबेल प्राइज है वो इसी बात पे इसको मिला. एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होती है? एक्सरेज की प्रोडक्शन के कई मेथड्स हैं. एक मेथड तो इसी के नाम पे ना, रंटजन मेथड. मैं लिख देता हूं. वैसे एक तो मेथड आपने पढ़ा ना, ROE, रंटजन मेथड. एक तो ये हो गया. एक और भी मेथड है और वो COOLIDG, कॉलेज मेथड. अच्छा, एक और भी है, और वो बड़ा क्या है? वो है बाय यूजिंग. अच्छा, हम ना इलेक्ट्रॉन के एक और भी नाम देते हैं, बीटाट्रॉन, बाय यूजिंग बीटाट्रॉन. अच्छा, ये बीटाट्रॉन क्या है? बीटाट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हाई स्पीड फास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है बीटाट्रॉन, फास्ट मूविंग, वेरी फास्ट. ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जब हम इसी एनोड मेटल के ऊपर टकराते हैं तो हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती है. ये तो ऐसे मैंने आपको ना मेथड्स के नाम बता दिए. जरा ना एक्सपेरिमेंटेशन पे तो आओ, क्या कहते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है. सबसे पहला तो काम है आपका कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाना, और साथ ही साथ वी नीड द वेरी फास्ट कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाना, वेरी फास्ट कैथोड रेज को हासिल करना. दो अलग अलग बातें हैं. पहला काम आप क्या करोगे? आप ना ये
टंगस्टन फिलामेंट लोगे, टंगस्टन फिलामेंट आप इसको क्या करोगे, इसको हीट करोगे। तो मैं साथ लिख देता हूं, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। हीट कैसे करें, कैसे हीट करें? आप इसको ना एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें, बैटरी के साथ, और वो जो बैटरी है ना वो डीसी वोल्टेज वाली है, वो इसको हीट अप कर देगी। जब ये हीट करेगा, ये एक मेटल है टंगस्टन, जब ये हीट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट और वहां पे से आयोनाइज हो जाएंगे। जितनी ज्यादा हीट दोगे उतने एटम ज्यादा आयोनाइज होंगे, आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड, जिसको हाई टेम्परेचर किसके जरिए, डीसी वोल्टेज के जरिए। तो अब इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब मैंने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। आपने एक काम करना है, ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर आपने प्रेशर बहुत कम रखना है, 0.001 टॉर। You may say this one is the evacuated glass discharge tube, evacuated glass tube. अच्छा, अब काम क्या करना है, वो जो आपके पास बन गए ना ये हीटेड टंगस्टन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, अब आपने इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना है। तो इसके लिए ना आप ये एक चैम्बर यूज करते हैं, इसको ना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ये ना एक और बैटरी यूज करो, उसके नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ो और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, अब ये लाइन खुद ड्रॉ कर लेना, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से उसको जोड़ो। अब आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई कर रही, कितनी आपके ख्याल में कितनी होगी? वेरी हाई वोल्टेज। पहले तो हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में तो हमने 5000 से 10,000 वोल्ट वोल्टेज ली थी। यहां पे बहुत ज्यादा चाहिए। कितनी ज्यादा चाहिए, कितनी ज्यादा चाहिए? वो कहते हैं यहां पे 30,000 से लेकर 50,000 वोल्ट तक वोल्टेज चाहिए। और आपको ये पता भी है, जितनी वोल्टेज आप बढ़ाते जाते हैं उतनी इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड रेज ज्यादा स्पीड अप होती जाती है। हम तो 5,000 से 10,000 वोल्टेज पर वेरी हाई कैथोड रेज वो हासिल करते हैं। कहां 10,000, कहां 30,000 से लेकर 50,000 तक। इसका मतलब है जो यहां से कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी, which are actually the electrons. Cathode rays mean electrons. मैं लिख देता हूं उनको, ये क्या है? कैथोड रेज, कैथोड रेज, these are actually the electrons. अब आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आगे आपने ये एक कनकेव सरफेस ली, कनकेव सरफेस। इसका क्या मकसद? इसका मकसद ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, ये तमाम इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर कंसंट्रेट करेगा। ये तमाम इलेक्ट्रॉन को यहां पे एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट, स्ट्राइक करवाएगा, टकराएगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? क्या स्लो? नो, स्लो वाली तो बात ही छोड़ देना। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली एनर्जेटिक। अब मैं हाईली कितनी दफा बोलूं? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ये अब यहां से टकराए। ये क्या चीज है? This is, it has the positive charge. It is connected to the positive charge. If it has the positive charge, it is the anode. It carries the negative charge. This is the cathode. It carries the positive charge. This is the anode. लेकिन एनोड आम नहीं ले सकते। ये बड़ा अहम नुकता है। तो फिर खास कौन सा है? आपने किसी हैवी मेटल का एनोड लेना है। हैवी मेटल यानी यहां पे आपने हैवी मेटल एनोड लेना है। हैवी मेटल एनोड। ये हैवी मेटल कौन सी है? ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्यादा होता है। जैसे जिंक को ले लो 30, गोल्ड ले लो, गोल्ड 79 एटॉमिक मास है, 79, और 200 के करीब का इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 79, एटॉमिक मास जो 200 के करीब है, राउंड अबाउट करीब। ये हैवी है। लाइटर कौन सी है? लिथियम लाइटर है। लिथियम एटॉमिक नंबर जस्ट 3, ये लाइटर है। बेरिलियम लाइटर मेटल है, एटॉमिक नंबर जस्ट 4। लेकिन हैवी, जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ज्यादा होता है, जिनकी Z की वैल्यू, जिनकी A की वैल्यू हाई होती है, उनमें से कोई आपने मेटल लेना। ये मेटल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल एक्ट एज एनोड। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे ना, इतने जोर से टकराते हैं कि ये हीट अप हो जाती है। इसके साथ ना पीछे यहां पे कॉपर की ट्यूब ली जाती है।
कॉपर की, और वो कॉपर ट्यूब चूंकि कंडक्शन देगी, वो हीट सारी वो, और फिर कॉपर ट्यूब के गिर्द वाटर सर्कुलेट करता है, जो उस कॉपर ट्यूब उसकी हीट को जज्ब करता जाता है, और यूं ये हैवी मेटल एनोड, ये इसका टेम्परेचर तकरीबन कम रहता है। अब जो ही ये हैवी मेटल एनोड से टकराएंगी, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी चारों तरफ। अच्छा, अब देखो, कभी गौर से देखना, ये जो आपने सरफेस लिए ना, एक तो आपने इसको कनकेव कर दिया, इसको आपने तिरछा लिया, ये तकरीबन 45 डिग्री पे आप लेते हैं इसको तिरछा। क्यों तिरछा क्यों लेते हैं? तिरछा इसलिए रहते हैं कि तमाम एक्सरेज वो नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ। फिर क्या होता है, ये जो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर यहां पे हम छोटे सा छेद करते हैं, स्लिट, उस स्लिट में से पास आती है, फिर आगे ना एल्यूमिनियम की विंडो होती है, उसमें से गुजरती हैं ये फिर यहां पे ना कुछ क्रिस्टल्स पड़े होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स, ये खास किस्म के क्रिस्टल्स हैं, खास किस्म के, बहुत खास किस्म के, ये क्रिस्टल्स हैं K4Fe(CN)(6), ये इसके क्रिस्टल्स हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पोटाशियम फेरोसायानाइड, पोटाशियम फेरोसायानाइड, सिंपल सा इसका नाम। आगे ना जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे ना, मैं फिर इसके बारे में मजीद डिटेल। जब ये एक्स रेज इससे टकराती है ना, इनसे, इन क्रिस्टल से, क्रिस्टल्स, दीज आर क्रिस्टल्स, इनसे टकराती है ना, तो एक्स रेज डाइफ्रैक्ट होती है, डाइफ्रैक्ट। याद रखना, एक्स रेज की प्रॉपर्टीज में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स रेज कैन रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डाइफ्रैक्ट, तीनों लफ्ज। अब इन तीनों लफ्जों को ढूंढ रहे हैं, फिजिक्स वालों से पूछना क्या होते हैं, मेरे से नहीं पूछना। रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, डाइफ्रैक्ट, ये डाइफ्रैक्ट होगी। इधर आपने फिर प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में से गुजरेगी और आपके पास एक स्पेक्ट्रम देंगी। दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये लाइन कह लो, या डिस्क्रीट कह लो, या एटॉमिक कह लो, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज वो हासिल होगा। मैंने कहा ये ना कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या कहना चाहता हूं? कहना मैं ये चाहता हूं कि आप ना ये जो एनोड लिया है ना, फर्ज किया ये आपने जिंक का लिया है, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा एक्स रेज का, उसकी नौइयत और होगी। अगर आप ये हैवी मेटल एनोड, जो अब मेटल आप ना जिंक की बजाय कॉपर ले लो, अब उससे जो निकलेंगे एक्स रेज, उसका स्पेक्ट्रम और तरह का होगा। यानी हर एक मेटल, उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम दूसरी मेटल के स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ होता है। जैसे मेरे अंगूठे के जो निशानात हैं, मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो किसी और से नहीं मिलेंगे। माई फिंगरप्रिंट्स, दैट इज माई कैरेक्टरिस्टिक। इस तरह हर मेटल का एक्सरे स्पेक्ट्रम उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं क्या कहूंगा, एवरी एटम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, एक्सरे स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एवरी एटम, चले एवरी मेटल लिख देता हूं, एवरी मेटल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज स्पेक्ट्रम। हर एक का मुख्तलिफ होता है। अब अगला सवाल वाला क्या है, उस सवाल का जवाब मैं कुछ देर के बाद दूंगा। और वो सवाल, अच्छा, इसके ऊपर ये लाइन आती है, ये लाइन, इनको कहते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइन। ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह की बनती है। मैं अब साल रफली ऐसे ही लिखूंगा। इसको कहते हैं हम के अल्फा, इसको कहते हैं के बीटा। इट्स ओके, ये के अल्फा के बीटा को नई बात आ गई। इसको कहते हैं एल अल्फा, इसको कहते हैं एल बीटा, इसको कहते हैं एम अल्फा, इसको कहते हैं एम बीटा। अब तो आपको, इसको कहते हैं एन अल्फा, के एल एम एन अल्फा, और इसको क्या कहते हैं, एन बीटा। लेकिन ज्यादातर ना ये पहली दो ही बनती है, ये स्पेक्ट्रल लाइन के अल्फा के बीटा, इन दोनों के इस ग्रुप को कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो फर्स्ट टू स्पेक्ट्रल लाइन दे आर कॉल्ड के सीरीज, एंड द सेकंड टू स्पेक्ट्रल लाइन दे आर कॉल्ड द एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज, एंड सो ऑन। लोग छोटी छोटी बातें आपको बताता रहता हूं। यहां से ना दो किस्म की एक्सरेज निकलती हैं।
एक को कहते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूस कैसे निकलती, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलती, वगैरह वगैरह उसके तरफ ये ना मैंने आगाज कर दिया। अब ना प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। एक पहली बात एक्सरेज जो है ना, एक्सरेज ये स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन पहली बात। और दूसरा नो अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही एक और बात, चूंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं करती, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, जस्ट फोटोन ही हुआ ना इसका मतलब। एक और बात, कैन आयोनाइज गैसेस। अब मेरी बात को सुनना, जब हमने ना वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, उसमें भी मैंने कहा था कि आपने वो मेटालिक चैम्बर के अंदर लो प्रेशर पर एयर को लिया, उसके ऊपर एक्सरेज थ्रो करें, एक्सरेज उस एयर को आयोनाइज करेगी। ये वही बात आ गई। अब ना बात अब हमारे ज़हन पे वाला क्या आता है, कैथोड रेज आयोनाइज करती हैं, पॉजिटिव रेज आयोनाइज करती हैं, एक्स क्यों करती हैं? हमने कहा जी उन पे चार्ज होता है। न्यूट्रॉन आयोनाइज नहीं करते, न्यूट्रल नेचर। भाई न्यूट्रल तो ये भी है, न्यूट्रल होने के बावजूद ये गैसेस को आयोनाइज करते, क्यों? असल में जब आप किसी गैस में एक्स रेज थ्रो करते हैं ना, ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती है, हाईली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रेज होती है। ये उस गैस के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देती है, हीट अप करती है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको पता है, जब वो गैस के एटम हीट अब्सॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो आयोनाइज होते जाएंगे। तो ये हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से गैस को आयोनाइज, अपने चार्ज की वजह से नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, ये जो एक्स रेज मैंने कहा ना, दे कैन रिफ्लेक्ट एंड डाइफ्रैक्ट। अब समझते जाओ ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्या है, किसको बता रही। एक्स रेज दे कैन क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन सोडियम क्लोराइड, साल्ट, ग्लास, फ्लोरेसेंस करेगी, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देंगे, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैंने तो चीदा बताई एक्सरेज के यूसेस। स्टूडेंट याद करना, समझना, एक्सरेज हमारी एवरीडे लाइफ में साइंटिफिक रिसर्च में कहां काम आता है, बहुत ज्यादा इसके यूसेस है। ये जो मैंने बातें की है ना, अभी तक मैंने आपको एक्सरेज की डेफिनेशन, एक्सरेज की प्रोडक्शन का मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, और उससे कुछ मैं इसकी तरफ आ गया, और फिर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, और फिर यूजर्स की तरफ मैंने आपको खुद कह दी कि आप इसको याद करें। स्टूडेंट, अब हमारा असल जो काम है, असल आज की जो गुफ्तगू है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सरेज। ये एक्सरेज कहां से बनती है, जरा सुनना, कहां से बनती है। आसान सी बात, मुश्किल समझोगे तो आपके लिए इसको समझना ही मुश्किल हो जाए। ओरिजिन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज कहां से निकलती है? एटम से निकलती है। कैसे निकलती हैं? जब उसके ऊपर हम कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइक करवाते, कैसे पता तो चले। मेरे पास ना ये एक हैवी मेटल एटम है, ये यहां पे लेते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे एटम है, खरबों एटम। मैं एक एटम लेकर उसको यहां पे ले आया, हैवी मेटल एटम। ये मेरे पास एक हैवी मेटल एटम है, ये इट एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, जरा इसको गौर से देखो, ये आ गया न्यूक्लियस पे चार्ज है। अब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी। न्यूक्लियस, ये एक बात ध्यान में बिठाओ ना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस चार्ज, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितने एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ये छोटी छोटी बातें ज़हन में उठाओ ना। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से, जेड से। ये छोटी छोटी बातें, जितना किसी मेटल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उतने उसके न्यूक्लियस पे ज्यादा प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, उतना उसके न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं, उतना उस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी। एक तो ये बात आपके ज़हन में बैठे। एक और भी, मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूं।
दूसरी बात बड़ी खूबसूरत है बेटा, खुदारा, मेरी उस बात को समझिएगा, खुदारा खुदारा, वो बोला क्या बात, एक मेरे पास है न्यूक्लियस, एक मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। अब ना मैं आपसे क्या कहता हूं कि जब दो अपोजिट चार्जेस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, जब इनमें अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड। अब अगली बात है काम की, अगली बात काम की, जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, ये क्वांटा की सूरत में, क्वांटम की सूरत में, फोटोन, अगर लाइट है तो फोटोन, चलो मैं फोटोन बोल देता हूं, फोटोन, ये फोटोन की सूरत में रिलीज होती है। अगर अट्रैक्शन कम होगी, वो कब कम होगी, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होंगे, प्रोटॉन कम होंगे यानी एटॉमिक नंबर कम होगा, किसी मेटल का एटॉमिक नंबर अगर कम है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम है, प्रोटॉन कम होंगे तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यानी अगर एटॉमिक नंबर कम है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कम है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी कम होगी, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो जो आपके पास फोटोन निकलेगा वो लो एनर्जी वाला होगा। एक तो ये बात ज़हन में बिठानी है, नहीं बैठेगी ना तो मेरी आप कोई भी बात नहीं समझेगी। एक और चीज देखो, मैंने कहा कि अगर Z मीन एटॉमिक नंबर, Z मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं Z को कहूंगा पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज उसको Z करता है। अच्छा, अगर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो जो फोटोन निकलेगा वो हाईली एनर्जेटिक होगा, तो Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये E दैट इज फॉर फोटोन, और अगर E ज्यादा है तो साफ जाहिर है फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, E ज्यादा है तो साफ जाहिर है वेव नंबर भी ज्यादा होगा, लेकिन उसकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी, ये कम होगी। ये है मेरी जो गुफ्तगू, ये जब मैंने समंदर को कूजे में बंद किया है, और ये मेरी बात आम बच्चा नहीं समझेगा, ज़हीन तरीन समझेगा। जरा सुनना मैंने क्या कहा, मैंने यहां से आगाज किया कि जब दो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, इट्स ओके। अब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कम होगी, यानी जो फोटोन बनेगा क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन कितनी है। तो मैंने कहा कि जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतनी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ने से फोटोन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, वेवलेंथ कम होगी। अच्छा, अब जरा आइएगा, जरा सुनना, जरा मैं क्या कहता हूं। ये एटम मैंने आपके सामने, आपको यूं नजर आ रहा है, खुदारा इसको कुछ देर के लिए यूं समझ लो, ये यूं है, ये एटम यूं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर यूं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन आया, वो टकराया, वो कहां से टकरा, इधर से इलेक्ट्रॉन आया। अब खुदारा इसको यूं ना समझो, यूं समझो, यूं, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कहां से आ रहा है हजूर वाला, ये इलेक्ट्रॉन कहां से, ये कैथोड से आ रहा है, ये हाईली इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इससे टकराया, इससे के में मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराया। अब आपका बड़ा सवाल क्या होना है, मुझे पता है क्या होगा, आपने समझ नहीं बात को, आपने कहना सर जी ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इसके रास्ते में ये भी इलेक्ट्रॉन था ना, तो उसने इसको क्यों, भाई मैंने आपको इस तरह नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं स्ट्रक्चर यूं है, इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व करे, ये इधर से आ रहा है, ये यूं जाएगा तो ये इसमें से, अब जरा सुनना, ये आया, इससे टकराया के वाले इलेक्ट्रॉन से, यहां के से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, कौन सा, एक वो जो टकराया है और दूसरा कौन सा, दूसरा वो जो इस शेल से निकला। अब खूबसूरत बात है, जब के शेल से इलेक्ट्रॉन, अब असल काम शुरू हो गया ना, जब के शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, अब उस इलेक्ट्रॉन की जगह लेने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, आप कहेंगे सर एल से आएगा, हां ज्यादा चांसेस है एल से आएगा, ज्यादा चांसेस है, हां एम से भी आ सकता है लेकिन एम से आने के चांसेस कम है, एन से भी आ सकता है लेकिन उससे आने के तो चांसेस बहुत ही कम है। क्यों जी, एल से नीचे आने के चांसेस क्यों ज्यादा, एक एल से के का डिस्टेंस कम है,
दूसरा, m से k का डिस्टेंस ज्यादा है। एक और चीज, ये जो L है इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है और M वाले में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके मुकाबले में क्या है, कम है। तो साफ ज़ाहिर है जिसका फासला कम है या जिस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है वो तेजी से नीचे आएगा। अब भला क्या होगा, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो क्रिएट हुई इस इलेक्ट्रॉन के टकराने से L से इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इट्स ओके। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है ये एनर्जी एमिट करता है, ये फोटोन निकला। अब इसको प्रिज्म से पास करवाओ, प्रिज्म से पास करवाओ, हमारे पास यहां ये लाइन आएगी, ये स्पेक्ट्रल लाइन। द नेम ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन, क्या नाम है? द नेम ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज के अल्फा। अब ध्यान में रखना है, के अल्फा तब कब बनती है? के अल्फा तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन एल से के में आता है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आ गया, इट्स ओके, यहां आ गया। अब वैकेंसी कहां क्रिएट होगी? अब एल में वैकेंसी क्रिएट होगी। अब उसको फिल करने के लिए एम से आएगा, एन से आएगा, ओ से आएगा। अगर हुए वहां इलेक्ट्रॉन, ज्यादा चांसेस किसके हैं? ज्यादा हैं कि एम से इलेक्ट्रॉन यहां आए। जब एम से इलेक्ट्रॉन आएगा ये एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और वो आपको ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन देगी, ये वाली। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एल अल्फा। क्या कहेंगे? एल अल्फा। अच्छा, एक तो ये बात आ गई, एक और भी बात सुनो, एक और भी बात है। और वो बड़ा क्या बात है, बड़ी बड़ी खूबसूरत। वो बात ये है, सुनना, मैंने कहा कि पहली अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर एल वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा के की फिल करने के लिए तो हमारे पास के अल्फा। लेकिन अगर फर्ज करते हैं एल से आने की बजाय एम से इलेक्ट्रॉन के में आ जाए, एम से इलेक्ट्रॉन के में आ जाए, ये ज्यादा डिस्टेंस किया, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो फिर आपके पास ये बनेगा, इसे कहते हैं के बीटा। अब जरा मुझे बताओ ना, मुझे बताओ के अल्फा कब बनता है? जरा सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन आया जिसे हम कैथोड रे कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ने के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट किया। मेरी बात जो मैं समझा रहा होता हूं ना, फिलहाल अपने दिमाग को वहीं तक रखा करो। आप आगे और कई चीजें सोचना शुरू कर देते, सिर्फ उतना दिमाग अपना रखो। क्या बोला था कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इसने के में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी? के में। अब उसको फिल करने के लिए कहां कहां से आ सकता है? एल से, एम से, एन से। एन से तो ना होने के बराबर चांसेस है ना होने के बराबर। तो बहरहाल अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में आएगा, पहला ये ऑप्शन है, अगर एल से इलेक्ट्रॉन के में आएगा तो हमारे पास ये के अल्फा बनेगी। आप कहते सर अगर एल की बजाय एम से आ जाए तो इट्स ओके, अगर एम से आएगा तो फिर क्या बनेगी? के बीटा। क्या एन से भी आ सकता? हां, मैंने कहा चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन अगर एन से आ जाएगा देन वी है द के गैमा। के गैमा। के अल्फा कब बनी? जब एल से के में आया। के बीटा कब बनी? जब एम से के में आया। के गैमा वो कब बनेगी? जब एन से के में आएगा। इट्स ओके, हो गया ये। चलें, वो मैं आपकी खुशी की खातिर ये लगा देता हूं, चांसेस कोई नहीं है, उसे मैं के गैमा कहता हूं। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। इन तीन स्पेक्ट्रल लाइन के ग्रुप को हम कहते हैं सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। और इस स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम है के सीरीज। के सीरीज। के सीरीज में इलेक्ट्रॉन एल, एम, एन से के शेल में आते हैं क्योंकि के में वैकेंसी क्रिएट हुई। अब अगली बात, जब ये एल वाला के में आ गया, अब एल में वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एम से, एन से या किसी और हायर ऑर्बिट से, अगर एम से एल में आएगा तो के अल्फा, अगर एन से एल में आएगा तो वी विल हैव द के एल बीटा, और अगर ओ से आएगा तो गैमा। इन दोनों के इसको हम कहते हैं एल सीरीज, एल सीरीज। और बिल्कुल इसी तरह, अब ना मेरा टाइम यहां जाया ना करो, वो क्या है कि बिल्कुल इसी तरह जब एम से इलेक्ट्रॉन एल में आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। इसको फिल करने के लिए एन से, ओ से वो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर एन से आएंगे तो हमारे पास ये बना एम अल्फा, और अगर ऊपर ओ से आएंगे तो हमारे पास ये बनेगा एम बीटा। बिल्कुल इसी तरह एन अल्फा
और ये आपके पास क्या बना, एन बीटा। इसको हम क्या कहेंगे, के सीरीज, ये एल सीरीज, ये क्या कहलाएगी, एम सीरीज, ये क्या कहलाएगी, एन सीरीज। लेकिन मुझे ना सिर्फ इन दो से फर्ज है, मैं ये दो समझाना चाहता हूं। नीचे वाले आप समझते रहे, एक की समझ आएगी बाकी सारी। अब जरा एक और बात को सुनना, ये सारा आपको के अल्फा के बीटा, एल अल्फा एल बीटा समझ आ गई ना। अब आओ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी बेसिक आपके ज़हन में बैठ गया। लो जी, अब मेरे आपसे क्वेश्चन शुरू हो गए। अगर आप मेरे क्वेश्चन को आंसर करोगे ना, मैं समझूंगा आप सारी बातें समझ गए। सुनना मेरे पास ये सीरीज है, ये सीरीज मैं सिर्फ दो को ही फोकस करूंगा। एक मेरे पास है बेटा जी, ये के अल्फा, दिस इज के अल्फा, और ये मेरे पास है के बीटा। सुनना मैं क्या कहता हूं, बिल्कुल इसी तरह ये है एल अल्फा, और ये आपके पास क्या है, ये है एल बीटा। ये चीजें मैं सिर्फ दो को फोकस करता हूं। आगे ना बढ़, मैं आपके सामने ना एल्यूमिनियम लेता हूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। मैं आपके सामने आयरन लेता हूं Fe, उसका एटॉमिक नंबर है 26। मैं आपके सामने जिंक लेता हूं, उसका एटॉमिक नंबर है 30। मैं आपके सामने गोल्ड लेता हूं, उसका एटॉमिक नंबर है 79। मैं आपके सामने यूरेनियम लेता हूं, उसका एटॉमिक नंबर है 92। ये मेटल्स हैं। मैं एल्यूमिनियम को यहां लेता हूं, एल्यूमिनियम से मेरे पास एक्स रेज बनेगी, उसका मेरे पास ये स्पेक्ट्रम आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बतानी, एल्यूमिनियम में जब मैं लूंगा तो उसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन, आयरन के न्यूक्लियस में 26। पहले यहां तक आ जाओ, सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि अगर आप एल्यूमिनियम लोगे ना, एल्यूमिनियम, तो जो आपके पास ये के अल्फा के बीटा वगैरह, यानी जो एक्स रेज बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, और आयरन की सूरत में जो आपके पास एक्स रेज बनेगी ना, मैं एवरेज फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, उनकी फ्रीक्वेंसी उसके मुकाबले में कम होगी। सॉरी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ। और अगर आप जिंक की बात करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये किसकी मैं वेवलेंथ बता रहा हूं, एक्स रेज की। और आयरन को लेंगे, वेवलेंथ और कम हो जाएगी, और ये कम होती जा रही। अच्छा, वेवलेंथ कम होती जा रही। और अगर मैं यूरेनियम लूंगा और वेवलेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छा, जरा एक बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको आंसर तो इसका बता चुका हूं। मैंने क्या कहना है, आंसर तो बता दिया। आप कहेंगे सर कहां पे बताया, ये देखो, ये सारा लिखा तो है। अगर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस ज्यादा होगा, वो कब ज्यादा होगा, अगर Z ज्यादा होगा। Z बढ़ रहा है, Z मीन एटॉमिक नंबर 13, 26, 30, 79, 92, ये एटॉमिक नंबर है Z। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आई मीन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी, चाहे वो L से आ रहा है, M से आ रहा है, जहां से मर्जी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो जब Z ज्यादा होगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या उतनी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी Z बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है Z, तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। आई एम सॉरी, एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होती जा रही, कम। ये देख लो, वेवलेंथ कम होती जा रही। ये मैंने आपको एक्स रेज शो करना है। एक और बहुत अहम नुकता, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा जी, आपके पास ये के अल्फा, ये के सीरीज है, ये के सीरीज है, और ये के सीरीज है, और ये आपके पास क्या है, ये आप कहेंगे सर ये एल सीरीज है। ये सारी की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइन जो एक्स रेज के स्पेक्ट्रम में मौजूद है। अब आप इन स्पेक्ट्रल लाइन, इनकी वेवलेंथ देखिए। ये जो मैंने लिया ना, आपके सामने समझाया, ये सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर और एक्स रेज की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का रिलेशन समझाया। और इसके बाद ना, ये वाला जो है, इसके बाद फिर साइंटिस्ट ने, पर्टिकुलरली जो मूसरे है, उसने कहा जो एटम की बेसिक जो प्रॉपर्टी है ना एटम की, वो चार्ज और न्यूक्लियस है। क्योंकि चार्ज और न्यूक्लियस चेंज होने से, चार्ज और न्यूक्लियस से दूसरी क्या मुराद है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक चार्ज और न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एक ही बात है।
तो उसने बोला क्या कहा, उसने एटम की सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है ना, वो न्यूक्लियस पर चार्ज है। वो किस वजह से होता है, वो प्रोटॉन की वजह से। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, जेड, एटॉमिक नंबर। तो उसने कहा एटम की बेसिक प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। हम क्या, क्यों? वो कहता है एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ना, तो एक्स रेज उसकी नेचर चेंज होती गई। हर एलिमेंट से बनने वाली एक्स रेज दूसरे एलिमेंट की एक्स रेज से टोटली मुख्तलिफ होती है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि एक्स रेज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक की होती। अच्छा ना, मैं ना एक दो बातें करूं फिर आगे बढ़ता हूं। पहली बात, ये के सीरीज और एल सीरीज, आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ कम है या ज्यादा है? बता सकते हैं? आप कहेंगे सर इसमें प्रॉब्लम ही क्यों नहीं। जब ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का गैप जितना ज्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस, या पीछे पढ़ के बोहर एटॉमिक मॉडल, जब डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा, उतनी खारिज होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी होगी। एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ छोटी होगी। अच्छा, अब ना जब इलेक्ट्रॉन के अल्फा कब बनती, जब इलेक्ट्रॉन एल से के में आता है, तो इसकी ये वेवलेंथ है, इसकी ये वेवलेंथ, ये। अच्छा, के बीटा कब बनता है, जब एम से के में आएगा, डिफरेंस बढ़ गया, लिहाजा ये वेवलेंथ इससे भी छोटी होगी, ये। अच्छा, इसके मुकाबले में ये एल अल्फा ये ऊपर हायर ऑर्बिट आ गया ना, इनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। तो एल अल्फा कब बनती, जब एम से एल में आएगा, तो इसकी ये वेवलेंथ होगी, ये। और एल बीटा क्या बनेगी, इससे कदरे छोटी होगी लेकिन फिर भी बड़ी तो होगी। अब जरा गौर से देखो, दूर से देखो, ये जो के सीरीज है, इससे हासिल होने वाली स्पेक्ट्रल लाइन, दे आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये मैंने क्या कहा, दे आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। और के एल सीरीज के बारे में, दे आर ऑफ लॉन्गर, इनकी लॉन्गर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। अच्छा, आखिरी बात, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, असल काम की तरफ बढ़ता हूं। क्या ये असल काम नहीं था? नहीं, ये भी था। एक्सरे दो किस्म की है, एक्सरेज दो किस्म की है। एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, CONTINUOUS, और एक को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। अभी आपने ना मेरे से क्वेश्चन करना था, बोला क्या सर ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यस, चलो मैं इलेक्ट्रॉन को पकाता हूं। सर ये इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूक्लियस से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट था, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, वेरी हाई काइनेटिक, ये जाके न्यूक्लियस से टकराया। अब क्या हुआ, जब ये न्यूक्लियस से टकराएगा, इसकी स्पीड, ये तो बिल्कुल स्पीड, अपनी काइनेटिक एनर्जी वहां खो देगा। जब ये न्यूक्लियस से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी एक्स रेज की सूरत में अपीयर होगी, एक्स रेज। Such kind of X-rays are called continuous X-rays. These X-rays are produced when fast-moving electron collide the nucleus. न्यूक्लियस से टकराता है। या बाज लोग भला क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस से पास से गुजरता है, न्यूक्लियस और उसके दरमियान रिपल्शन होती है, और रिपल्शन ये न्यूक्लियस और इसके दरमियान अट्रैक्शन, कोई कहता है उससे कोलाइड करता है, और अपनी ना काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये स्टॉप हो गया, रुक गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी एक्स रेज की सूरत में अपीयर हो। दूसरी जो आपको मैंने बताया, ये जो दूसरी, जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक कह रहा हूं ना, इट इज ड्यू टू एक खूबसूरत लफ्ज, इट इज ड्यू टू इनर शेल्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ई लिख देता हूं, इनर शेल अंदर वाले शेल, ये बाहर वाला आउटर शेल है, ये इनर शेल्स में ट्रांजिशन कहते हैं मुंतकली को। इलेक्ट्रॉन एल से के में आया, इसे कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन एम से के में आया, इसे कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन एम से एल में आया, एन से एल में, इसे कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक, और जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, या बाद दोस्त कहते हैं नहीं वो पास से गुजर जाए, जो भी व्हाटएवर द केस, उसकी वजह से जो है दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस। ये कुछ मैंने आपको ओरिजिन ऑफ एक्स-रे, उम्मीद है कि आपने इसको पिक किया होगा। अब जरा आगे ना
कंक्लूजन ड्रॉन बाय मूजले फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट अब हम आते हैं कंक्लूजन ड्रॉन बाय मूजले फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। मूजले ने भी एक्सरेज पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। अब उसने क्या नतीजा अखज किया, क्या वो उससे रिजल्ट लेता है, कंक्लूड क्या करता है। पहले मूजले के बारे में। मूजले जो है ना बहुत बड़ा नाम है साइंस में, बहुत बड़ा नाम मूजले का। और जी मूजले MOSELEY, मूजले एटॉमिक नंबर के लिहाज से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिहाज से इसका नाम। मूजले ने ना 1913 to 14 इसने एक्सरेज की कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक स्टडी की। ये दो लफ्ज ले लेना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक। हमें तो ना सिस्टमैटिक स्टडी, हमें तो ऐसे लफ्जों से मोहब्बत है जो चीज को बड़ा क्लियर करते हैं। मूजले ने 1913-14 में एक्सरेज की कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक स्टडी की। कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, बड़ी एक तरतीब से, खास अंदाज में, अभी आपको पता चल जाएगा। और उसने जो एक्सरे स्टडी की ना, उनकी रेंज 0.04 से 8 एंगस्ट्रम था। ये रेंज ऑफ एक्सरेज, स्पेक्ट्रल लाइन जो एक्सरेज की स्टडीड बाय मूजले। अच्छा, एक और बड़ा नुकता है, मूजले ने ना अपने एक्सपेरिमेंट्स में 38 एलिमेंट्स को एक एक करके उसने बतौर एनोड लिया, वो है ना हैवी मेटल एनोड। और ये 38 एलिमेंट्स एल्यूमिनियम से लेकर ना गोल्ड तक, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक, ये इनमें से 38, ये एल्यूमिनियम से गोल्ड तक। वैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गोल्ड का 79, वो तो बहुत सारे बन जाए, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम से गोल्ड तक इसने 38 एलिमेंट्स चुने और उनको फिर एक एक करके ना बतौर एनोड लिया, हैवी मेटल एनोड जिसे मैं कहता था वो लिया, और उनसे बनने वाली एक्सरेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। और अपनी स्टडी में क्या क्या नतीजा अखज किया, ये जो सारी बातें लिखी हुई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पहली बात क्या है, द स्पेक्ट्रल लाइंस कुड बी क्लासिफाइड इन 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप। स्पेक्ट्रल लाइन, जो एक्सरेज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है, उनको 2 वाज़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला जिसे के सीरीज, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली, और एक एल सीरीज, यानी एक क्या आ गई के सीरीज, और दूसरी क्या है, दूसरी है एल सीरीज। फर्क क्या दोनों में, ये जो के सीरीज है ना, इसमें शॉर्टर वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइन, तो मैं क्या कहूंगा, के सीरीज हैज स्पेक्ट्रल लाइंस विद शॉर्टर वेवलेंथ। मैं लैम्डा डाल देता हूं, खुद ही लिखते हैं। और इसमें भी सेम स्पेक्ट्रल लाइन विद लॉन्गर वेवलेंथ। ये तो के सीरीज में शॉर्ट वेवलेंथ वाली और एल सीरीज में लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो है स्पेक्ट्रल लाइन उसने। दूसरी बात, इफ द टारगेट एलिमेंट इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, टारगेट 13, 26, 30, 79 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, Z बढ़ रहा है। इफ द टारगेट एलिमेंट इज ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, अगर Z बढ़ता जा रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज बिकम शॉर्टर, बड़ी छोटी Z बढ़ रहा है, वेवलेंथ एक्स रेज की शॉर्ट होती जा रही है। ये बात मैं बता चुका हूं। तीसरी बात, ये खूबसूरत बात है, ये बड़ा प्यारा बात, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, frequency of X-rays and the atomic number of element emitting it। उसने एक ग्राफ, ये ग्राफ जरा देखो, Z एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट 15, 20, ये मैंने तो सिंपल से लिखा, और इधर जो उससे एक्स रेज बनी उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी, उसका हमने स्क्वायर रूट लिया ना। अब Z और स्क्वायर रूट दोनों के दरमियान रिलेशन कौन सा आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब स्ट्रेट लाइन आए, इधर एक्स वाई दो क्वांटिटीज स्ट्रेट लाइन आए, उसका मतलब क्या है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है Z और ये अंडर रूट न्यू फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। उसने ना मजीद इसको ना
फाइनल जो फॉर्म लिखी, मैं उसकी तरफ आता हूं ना, तो फाइनल फॉर्म जो उसने लिखी, अंडर रूट न्यू दैट इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, ये उसने लिखा। और इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूजले लॉ। लो, इसी से ही मैं आगे बढ़ गया। अब ये जो मैंने लिखा ना, ये वाला, ये ऊपर वाली बात, ऊपर वाली बात को स्टेटमेंट की जुबान दे दो। ये ऊपर वाली बात स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दो, स्टेटमेंट की शक्ल में, तो आपके पास मूजले लॉ। ये अंडर रूट न्यू, ये क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अंडर रूट न्यू, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अंडर रूट न्यू, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जेड को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज द मूजले लॉ। अच्छा, जरा मेरी बात को सुनना, ये नामुकम्मल शक्ल है। मूजले ने एक और काम किया, उसने कहा हजरे वाला, ये जो जेड है ना, ये न्यूक्लियस पर चार्ज है, लेकिन जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्शन में रुकावट पैदा करते हैं, उस स्क्रीनिंग करते हैं, शील्ड क्रिएट करते हैं। तो वो कहता है कि अकेले जेड से काम नहीं चलेगा, उसने साथ एक और फैक्टर भी दिया, और वो फैक्टर क्या था? अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। ये बी क्या है? बी इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। बी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को रोक रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ये मैंने लास्ट में भी आपको समझाया था, जब मैंने आपको कहा था ना कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बनने वाले स्पेक्ट्रम, उनके ओरिजिन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वहां भी मैंने यही बात की थी। तो बोहर ने तो उसका कोई हल नहीं निकाला, मूजले ने बी दे के उस अट्रैक्शन में कमी का हल भी दे दिया। तो बी हम क्या कहेंगे? बी को हम क्या कहेंगे? बी को हम कहेंगे बी इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग, या एक और लफ्ज ले लो, शील्डिंग इफेक्ट। ये ना मैं आपको ना आगे चल के पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे कहां? जब मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाऊंगा, वहां पे ये मैं लफ्ज दोबारा आपको समझाऊंगा। अच्छा, इट्स ओके, क्या बात खत्म होगी? नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अकोमोडेट नहीं करना, हाँ कर ले। तो अंडर रूट न्यू दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये ए क्या है? ए इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, proportionality constant. Student, this one is the मूजले लॉ। ये मूजले लॉ ने साइंस में एक नया टर्म इस्तेमाल कर दिया, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर एक टर्म इंट्रोड्यूस करना, इसका क्रेडिट 100%, 100% मूजले को जाता है। स्टूडेंट, यहां तक तो मैंने एक बात कर दी। मूजले लॉ के बाद आता है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मूजले लॉ इन केमिस्ट्री। वो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर मैं पंजाब बोर्ड्स के बच्चों से बात कर रहा हूं तो उन पॉइंट्स को जरा याद करना। ये थोड़ा सा काम आप भी कर दें। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। मैंने कोशिश की कि जैसे तोतों को समझाते हैं ना, छोटी छोटी बात आपका क्वेश्चन ना रहे, लेकिन आपके क्वेश्चन तो फिर आते